चलिए आज अपन चलते हैं तलपट बनाते समय ध्यान देने वाली बातें, या उसी को बोलेंगे तलपट तैयार करने के नियम। ये नियम आपको अपने दिमाग में रखना है। आपको तलपट बनाने के लिए एक प्रकार का शॉर्टकट नियम बता रहा हूँ जो अपने दिमाग में रखोगे और इसी के हिसाब से आपका तलपट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो तलपट तैयार करने के दो नियम, तलपट तैयार करने के दो नियम है। पहला नंबर नियम, पहला लिखेंगे संपत्ति एवं व्यय। लिखिए संपत्ति एवं व्यय, पहला नंबर डैश देंगे, उसमें लिखेंगे वहाँ पर संपत्ति एवं व्यय को विकलन पक्ष में लिखा जाता है। संपत्ति एवं व्यय को विकलन पक्ष में लिखा जाता है। और दूसरा लिखो दायित्व और आय। दायित्व और आय डैश देंगे, दायित्व और आय को हमेशा समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी भी तलपट आपका गलत नहीं होगा। तो पहला चीज अपने दिमाग में रखना है संपत्ति एवं व्यय। संपत्ति में क्या क्या आता है? देनदार, भवन, फर्नीचर, मशीन, प्राप्त विपत्र, बैंक में रोकड़, हस्तस्थ रोकड़, ये हमारे लिए संपत्ति है। व्यय, संपत्ति के साथ क्या आएगा? व्यय, किराया दिया, मजदूरी दिया, कमीशन दिया, वेतन दिया, ठीक, माल खरीदा, क्रय। क्रय के साथ हमेशा ध्यान रखना विक्रय वापसी। क्रय के साथ हमेशा क्या आएगा? विक्रय वापसी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये है हमारा व्यय और संपत्ति। ये सब जो है हमेशा तलपट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। जब भी वहाँ दिया रहेगा छांटेंगे हम, और छांटने के बाद ये जितना छंट कर निकलेगा संपत्ति और व्यय, उसको कहाँ लिखेंगे हम? विकलन पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि ये संपत्ति और व्यय खाते का हमेशा डेबिट शेष ही होता है। संपत्ति और व्यय खाते का हमेशा डेबिट शेष ही होता है, इसलिए तलपट में इसको हमेशा डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। दूसरा लिखे अभी हम लोग यहाँ पर दायित्व और आय। क्या लिखे? दायित्व और आय। तो दायित्व का मतलब समझ चुके हो, फिर से एक बार सुन लेंगे। जब किसी को हमको देना है, किसी को देना है तो वो कहलाता है हमारे लिए दायित्व। तो दायित्व में चलते हैं सबसे पहले लेनदार। लेनदार मतलब वो हमसे पैसा लेगा, तो कहाँ चला जाएगा वो? समाकलन पक्ष में। देय विपत्र, देय विपत्र का मतलब देना है। किसी से हम उधार माल खरीदे हैं, लिखा पड़ी हुआ है, तो हमारे लिए वो देय विपत्र है, और अगले व्यक्ति के लिए वो प्राप्त विपत्र है। उसको पैसा मिलेगा तो उसके लिए प्राप्त विपत्र है, और हम उस पैसे का भुगतान करेंगे, इसलिए हमारे लिए कौन सा विपत्र है? वो देय विपत्र है। हमारी बात में तो लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष। क्या आएगा? बैंक अधिविकर्ष। इसका मतलब है कि हमने बैंक से ऋण लिया है, और हम ऋण लिए हैं तो हमको उस ऋण का भुगतान भी करना है। तो बैंक अधिविकर्ष ये भी दायित्व है हमारे लिए। आगे बात में तो लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, पूंजी खाता। कौन सा खाता? पूंजी खाता। ये भी हमारे लिए क्या है? एक प्रकार का दायित्व है, हमको भुगतान करना है। व्यवहार करना था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने अपने घर वालों से उधार ले लिया या पड़ोसी से उधार ले लिया, पूंजी लगाए व्यापार में, तो लगा तो दिए, लेकिन सबसे पहला जिम्मेदारी क्या है हमारा यहाँ पर? आय कमाने के बाद सबसे पहले जहाँ से हमने पूंजी लिया है उस पूंजी का हमको भुगतान करना है।
आय कमाने के बाद जहाँ से भी हमने पूंजी लिया है, सबसे पहले हमको उस पूंजी का भुगतान करना है, क्योंकि वह हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है। उसका भुगतान जब पूर्ण रूप से हो जाएगा, उसके बाद जो आय होगा वो हमारा आय होगा। जब तक हम ऋण नहीं चुकाते हैं तो हमको आय कमाने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कमाते जाएंगे धीरे धीरे ऋण का भुगतान करते जाएंगे, और जब ऋण का भुगतान पूरा हो जाएगा, दायित्व से हम मुक्त हो जाएंगे, तब उस पैसे का प्रयोग हम व्यापार में करेंगे। इस बात का हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या क्या है दायित्व में? लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, पूंजी, ये मुख्य चीज़ें आती है। इसके बाद क्या आएगा? आय। लिखे ना हम लोग यहाँ पर दायित्व और आय। आय में क्या आएगा? लिखा रहेगा प्राप्त कमीशन, तो कमीशन खाता, प्राप्त ब्याज तो ब्याज खाता, आहरण पर ब्याज तो ब्याज खाता। यह जितना भी प्राप्त रहेगा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, प्राप्त किराया, है ना, प्राप्त शब्द जहाँ भी आ जाएगा वो सब चला जाएगा कहाँ पर? हमारा समाकलन पक्ष में, क्योंकि इसका भी हमेशा कौन सा शेष होता है? क्रेडिट शेष। फिर एक होता है डूबत ऋण संचिति। अगर डूबत ऋण केवल लिखेगा तो ध्यान रखना उसको विकलन में लिखेंगे, लेकिन डूबत ऋण संचिति लिख दिया है तो कहाँ जाएगा? समाकलन में। आहरण है तो विकलन में, आहरण पर ब्याज है तो समाकलन में। ये जो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कंटिन्यू लिख लोगे ताकि आपके दिमाग में रहेगा और उसके हिसाब से तलपट तैयार होगा। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। विकलन पक्ष में क्या क्या मदें आएंगी? विकलन पक्ष में क्या लिखा जाता है? संपत्ति एवं व्यय। संपत्ति में क्या आएगा? तो भवन, मशीन, फर्नीचर, देनदार, यंत्र, अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण, ये व्यय में आ जाएगा। वेतन, मजदूरी, किराया, आहरण, ब्याज दिया, ऐसा बोलेगा तो ये सब व्यय आ जाएगा। ये सब कौन से पक्ष में आएगा? विकलन में। समाकलन में क्या आएगा? तो सबसे पहले दायित्व, दायित्व में पूंजी, लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, और इसके बाद फिर प्राप्त क्या हुआ है उसको देखोगे। प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा, आहरण पर ब्याज, ये सब आएगा। और अगर डूबत ऋण संचिति लिखता है क्वेश्चन में तो डूबत ऋण संचिति भी आएगा। क्यों आएगा? तो डूबत ऋण संचिति क्या है? तो हर एक व्यापारी जानता है कि आज नहीं तो कल व्यापार में मुझे कभी नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए कुछ राशि निकालकर हमेशा अपने बैंक में जमा करता है कि अगर कभी नुकसान हो गया तो उस वहाँ से निकालकर मैं अपनी हानि की पूर्ति कर लूँगा और मुझे किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस डूबत ऋण से या हानि से बचने के लिए अपने अकाउंट में जमा करता है जो थोड़ी थोड़ी राशि, वह राशि कहलाती है डूबत ऋण संचिति। और डूबत ऋण संचिति एक प्रकार का व्यापारी के लिए क्या हो जाता है? आय हो जाता है। इसलिए उसको हमेशा तलपट के समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। आगे बात समझ में? तो तलपट तैयार करने के दो नियम ये अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद चलते हैं आगे अपन तलपट बनाने की या तलपट तैयार करने की विधियां। चलिए चलते हैं तलपट तैयार करने की विधि। तो तलपट तैयार करने की 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4 विधि। उस 4 विधि में सबसे पहला विधि होता है योग विधि। कौन सी विधि? योग विधि। तो लिखेंगे इसमें पहला नंबर योग विधि। लिखिए, इस विधि के अंतर्गत तलपट तैयार करते समय तलपट के डेबिट शेष के खाने में प्रत्येक खाते के डेबिट खाने का योग लिखा जाता है और तलपट के क्रेडिट राशि के खाने में प्रत्येक खाते के क्रेडिट खाने का योग लिखा जाता है
तत्पश्चात डेबिट खाने में एवं क्रेडिट खाने में लिखे गए योगों को जोड़ लिया जाता है, जिसे महायोग कहते हैं। दोनों खानों का महायोग न मिले तो यह मान लेना चाहिए कि कहीं कोई त्रुटि हो गई है। हो गया। तो ये पहला नियम है योग विधि। तो योग विधि में क्या करना है हमको, जो शेष बताया हूँ कि डेबिट पक्ष में किसको किसको लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में किसको किसको लिखा जाता है, ये आपके दिमाग में रहना है। तो डेबिट खाने के शेष को डेबिट खाने में और क्रेडिट खाने के शेष को क्रेडिट खाने में लिख दिया जाएगा। लिखने के बाद उसका योग लगाया जाएगा और जिसको महायोग बोलते हैं। अगर दोनों का योग बराबर आ गया तो समझ जाना है कि तलपट सही है, और अगर दोनों का योग बराबर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे तलपट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। कैसे लिखेंगे डेबिट शेष और क्रेडिट शेष, तो ध्यान दोगे इधर पर। अब मान लो कि हम योग विधि के माध्यम से तलपट बना रहे हैं, तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो ऊपर हमारा हेडिंग रहेगा तलपट और दिनांक रहेगा, जैसे मान लो 31 दिसंबर है तो 31/12/2020 ले लो, 20 लिख देता हूँ। 31/12/2020 को बनाएंगे अगर तो 31/12/2020 ऐसा लिख दिए। लिखने के बाद हमारा ये कॉलम रहेगा इस प्रकार से, विवरण, विकलन, समाकलन। विवरण, विकलन और समाकलन। अब हमारे पास क्वेश्चन दिए रहेगा, मान लो क्रय दिया है तो क्रय लिख दिए यहाँ पर हम। क्रय का योग कितना है 10,000, तो यहाँ लिख दिए 10,000। क्रय के बाद विक्रय दिया है तो विक्रय मालूम है समाकलन में जाता है, तो समाकलन में लिख दिए 5,000। क्रय विक्रय के बाद वेतन दिया है बोलता है तो वेतन व्यय है, वेतन विकलन में लिख दिए 5,000। यहाँ कुछ नहीं, डैश छोड़ देना। वेतन के बाद बोलता है प्राप्त कमीशन, तो प्राप्त कमीशन लिख दिए हम 10,000। तो खातों के शेषों को देखकर विकलन का विकलन में लिखना है, समाकलन का समाकलन में लिखना है, तो इसको बोलते हैं अपन योग विधि। विकलन शेष को विकलन में लिख देंगे, समाकलन शेष को समाकलन में लिख देंगे, तो क्या कहलाता है हमारे लिए योग विधि। और इतना एंट्री करने के बाद क्रय का बताया था आपको कि हमेशा डेबिट में लिखते हैं, क्रय डेबिट में आ गया। विक्रय आय है, समाकलन, समाकलन हमेशा समाकलन में जाएगा, समाकलन में आ गया 5,000। वेतन व्यय है, विकलन में आएगा, विकलन में लिख दिए 5,000। प्राप्त कमीशन आय है, समाकलन में जाएगा, समाकलन में लिख दिए 10,000। ऐसे और भी कई प्रकार की मदें आएंगी जो बताया गया है, तो हमको दिमाग में क्या रखना है, संपत्ति और व्यय विकलन, दायित्व और आय समाकलन। ये अगर हमारे दिमाग में है तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और लिखने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर इसका योग लगा देना है। तो यहाँ लिखोगे इस प्रकार से योग, और योग लिखने के बाद इसको बंद करेंगे, यहाँ से पूरा बंद करेंगे। और ये 10 और 5 कितना हो गया 15,000, ये भी कितना हो गया 15,000। जब दोनों का योग बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा तलपट सही है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आई बस में ये है हमारा योग विधि। ठीक है, चलिए आगे फिर आपको बताते हैं इसके आगे।